राष्ट्रवाद की बात करेंगे आज हम। प्रणव जी ने एक नया टॉपिक दे दिया है हमको। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये टॉपिक हमने इसलिए लिया कि कल की बात को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। बात हो रही थी इतिहास लेखन की, राष्ट्रवादी परंपरा की। तो राष्ट्रवादी लेखन परंपरा में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हिंदुस्तान में इतिहास लेखन का यह स्कूल, ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था। और ये जो पूरा इतिहास लेखन का ट्रेडिशन है, ऐतिहासिक परंपरा का, राष्ट्रवादी परंपरा का, उसी में हमें, उसी के पैरेलल, उसी के आसपास हमें भारत में राष्ट्रवाद के उदय को भी देखना चाहिए। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद के उदय को देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए, हमें ये समझना होगा कि ये राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल आधुनिक विचारधारा है और इसका उदय, इसकी शुरुआत पश्चिम में हुई थी। जो बच्चे आधुनिक पाश्चात्य विश्व इतिहास का पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद है, पुनर्जागरण के साथ, धर्म सुधार आंदोलन के साथ, औद्योगिक क्रांति के साथ, व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ लगातार मजबूत होता गया था। तो ये जो राष्ट्रवाद यूरोप पैदा हुआ, और जैसा कि बहुत कुछ इसकी पृष्ठभूमि की बात हमने कल की थी कि किस तरह से यूरोप के देशों ने राष्ट्रवाद से आगे बढ़कर जब उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया, या हम ये कहें कि वह राष्ट्रवाद जब साम्राज्यवाद में बदल गया, यानी कि दूसरे क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में करके सिर्फ अपना वर्चस्व स्थापित करने की जो होड़ लगी थी, वह राष्ट्रवाद जब दुनिया के दूसरे देशों में साम्राज्यवाद बनकर गया तो इसने किस तरह से दुनिया के हिस्सों को, ये तो बात हुई प्रैक्टिकल। लेकिन अगर हम थ्योरी में इसको देखें तो हम ये देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है राष्ट्रवाद का, मैंने, प्रणव जी ने कल जिक्र किया था हेंस कोहन का, बड़ी अच्छी पुस्तक है और मुझे बहुत प्रिय है वो पुस्तक। उसमें बड़ा डिटेल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में राष्ट्रवाद को समझाया है और उसमें पश्चिम के राष्ट्रवाद को भी समझाया गया है और पूर्वी देशों के राष्ट्रवाद को भी। लेकिन अगर हम राष्ट्रवाद को और विस्तृत तरीके से समझना चाहें तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को एक किताब पढ़ने में मिली होगी, अर्नेस्ट बार्कर की, ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी उसका नाम है, और J.H. सेबाइन की है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मैंने अपना रिसर्च करते वक्त, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो मैं उन दोनों किताबों का जिक्र करना चाहूंगी। हेंस कोहन तो बहुत बाद में इन सब चीजों को बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं मोंटेस्क्यू का, आपने नाम सुना होगा। मोंटेस्क्यू फ्रांस की क्रांति के समय, रूसो जिसने जन प्रभुता का सिद्धांत दिया, तो ये जो विचारक थे, इन्होंने जो यूरोप में घटित हो रहा था उसको सैद्धांतिक स्वरूप दिया और इस सैद्धांतिक स्वरूप की वजह से धीरे धीरे राष्ट्रवाद की सैद्धांतिक व्याख्या हमने देखा था कि किस तरह से यूरोप समाजवाद आया था और समाजवाद का एक और परिष्कृत साम्यवाद था। और कार्ल मार्क्स और लेनिन की, प्रणव जी बात कर रहे थे साम्यवादी लेखन परंपरा में, तो ये जो साम्यवादी हिस्ट्री राइटिंग है, इसने राष्ट्रवाद के बारे में बातचीत की, व्याख्याएं की, और इन्होंने जो इनका फाउंडेशन है, जो इनकी आर्थिक विचारधारा है, उसी के अनुसार जो मार्क्सवाद है वो राष्ट्रवाद को पूंजीवाद की उत्पत्ति मानता है, पैदाइश मानता है। क्योंकि उनका मानना है कि जब तक ये लोकल किस्म की स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं थी, तब तक समाज भी स्थानीय थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए थे। और जब ये समाज व्यापार के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम में, और व्यापार का जिस तेजी से सामंतवाद से बढ़कर आगे विकास हुआ, वैसे वैसे समाज बढ़ने लगे, तो वो
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बड़ा उसमें रोल है, वो राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हुए। तो ये जो सारी जिसकी थ्योरी में हम बात करते हैं, उस राष्ट्रवाद को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि किस तरह से, आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, उसको राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा आधार माना जाता है, लेकिन उससे भी पहले ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास इस मायने में ज्यादा आधुनिक है कि वहां राष्ट्रवाद के साथ साथ एक जो दूसरी बड़ी चीज विकसित हुई, वो चीज थी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद जब समानांतर होके चले तो यूरोप की दुनिया में कई सारे बदलाव आए, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये बनी कि यूरोप में जो एक विकास के क्रम में हम राष्ट्रवाद देखते हैं, आधुनिक राष्ट्रवाद हम उसे कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, वो राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास का परिणाम है। तो ये जो राष्ट्रवाद यूरोप में विकसित हो रहा था, इस राष्ट्रवाद को जब यूनानी इतिहासकारों ने व्याख्यायित किया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो राष्ट्रवाद की विचारधारा बहुत पुरानी है, और जो नगर राज्य का कंसेप्ट है, वो कहते हैं वो नगर राज्य का कंसेप्ट अपने आप में राष्ट्रवाद का प्रतीक है, यानी कि बहुत पुराने जमाने में भी राष्ट्रवाद था हमारे यहाँ। नगर राज्य की जो आस्थाएं थी लोगों की, वे सब राष्ट्रवाद के ही प्रतीक थी। यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। इससे आगे यूरोपीय इतिहासकार ये कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद सिर्फ यूरोप की देन है, और यूरोप से जैसे हमारे कहावत होती है देसी घोड़ी पूर्वी चाल, उनका कहना है कि ये हमारा विचारधारा जो आप लोगों ने अपनाई, पूरब के लोगों ने, तो ये चाल जमी नहीं, क्योंकि आपके यहाँ वो पृष्ठभूमि नहीं है जिसमें राष्ट्रवाद विकसित हो सके। जैसे कि हमने कल बात की थी, उसको मैं दोहराऊंगी नहीं क्योंकि टाइम की तलवार यहाँ लटकी रहती है। जब बार बार यूरोप के देशों ने हम लोगों को, यानी कि पूरब के देशों को, भारत को बार बार ये कहा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारा इतिहास कुछ नहीं है, तुम नीरे बेवकूफ हो, तुम असभ्य हो, और हम तो इसी एजेंड, यही मिशन लेकर आए हैं कि तुम्हें सभ्य बनाएं, तब उस विचारधारा का जन्म हुआ, जो विचारधारा हमें इतिहास लेखन में भी दिखती है, यानी कि राष्ट्रवादी विचारधारा। तो ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसको हम फिलोसोफी पर अगर समझे हिंदुस्तान में, तो हम देखते हैं कि फिर हमने भी अपना इतिहास खंगालना शुरू किया, और हमारे इतिहास ने उनको जवाब दिया कि भाई जब आपका नगर राज्य एक राष्ट्र हो सकता है, तो हमारे जन और जनपद क्यों राष्ट्र नहीं हो सकते? हमारे यहाँ भी तो ये भावना है। और ये जो जन है, जनपद है, यहाँ तो लोकतंत्र भी था, आपने पढ़ा होगा गणराज्य, तो जो 16 जनपद आपने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, आपको देते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट जो थे और सारी जो बहस थी, वो हिंदुस्तान में इस रूप में ग्रहण की गई कि हमारा अतीत क्या है, हमारा वजूद क्या है, हमारा इतिहास क्या है, क्या हम भी कुछ है। तो ये जो हम भी कुछ है की बात शुरू हुई, इस बात के चलते चलते जो साम्राज्यवाद, यूरोप का जो राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में बदल गया था, उस साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के तौर पर उसके बहुत सारे काम है। जो राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का उदय देखते हैं तो कई सारी चीजें देखते हैं। अपना माइक म्यूट कर लें अपना, किसी का खुला हुआ है, यहाँ से पता नहीं लग रहा है, टाइम काफी चला जाएगा। किसी का इसमें दिख नहीं रहा है। टिंकू शर्मा अपना माइक म्यूट करें, टिंकू शर्मा। तो ये जो टिंकू शर्मा का खुला हुआ है माइक, तो ये जो हिंदुस्तान में जब इस बात की बहस शुरू हुई, तो सबसे पहले जिसका नाम कल भी आया था जिक्र, राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी ने एक किताब लिखी है, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया। ये सीधे सीधे
जो साम्राज्यवादियों की ये बहस थी कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र नहीं है और हो ही नहीं सकता, उनका तो कहना था कि ये राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके यहाँ जो राष्ट्र बने थे वहां भाषा एक थी, संस्कृति एक थी, इवन धर्म एक था, उनका इतिहास एक था, उनकी जिसको हम कहते हैं जाति, जाति मतलब रेस, नस्ल, वो एक थी। तो उन्होंने राष्ट्र के निर्माण की आवश्यक शर्तें भी यही बताई कि जहाँ एक भाषा होगी, एक जाति होगी, एक देश होगा, एक जैसे लोग होंगे, एक जैसा इतिहास होगा, एक जैसी संस्कृति होगी, वही लोग एक राष्ट्र बन सकते हैं। ये उनकी परिभाषा थी। इसके जवाब में हिंदुस्तान का जो इंटेलेक्चुअल है उसने जो उसका जवाब दिया और अपने आप को राष्ट्र साबित किया, वह बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और वो इंटरेस्टिंग कहानी मैं ये कहूंगी कि इतिहास ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम पढ़े लिखे लोगों को पता होना चाहिए और पढ़ना चाहिए उसको। भारत के राष्ट्र की जो बहस है, राष्ट्र होने की बहस, और उसका सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि हमारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण लाकर पेश किए जो यूरोपीय बहस का बहुत स्पष्ट और बहुत तार्किक जवाब था। मुझे संस्कृत तो नहीं आती है, लेकिन मैं कुछ श्लोक पढ़ने की कोशिश करती हूँ। वायु पुराण, आप जानते हैं पौराणिक इतिहास बहुत पुराना है, जिसको इतना पुराना कि अंग्रेज और यूरोपीय तो उसे इतिहास ही नहीं मानते हैं। वायु पुराण कहता है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीय यत्र संतति। ये सब प्रणव जी ने कल याद दिलाया तो मैंने अपनी थीसिस को देखा, तो इसमें मैंने भी इसका जिक्र किया है और अब बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहती हूँ कि वायु पुराण ये कहता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो भूभाग फैला हुआ है वह भारतवर्ष है, और वहां रहने वाले लोग, इस भूभाग में रहने वाले लोग भारतीय हैं। बताइए, वायु पुराण हिंदुस्तान की परिभाषा दे रहे हैं, और इससे बेहतर और क्या परिभाषा हो सकती है भौगोलिक दृष्टि से और नागरिक दृष्टि से। जो लोग इस भूभाग में रहते हैं, अब अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई आपका तो भूगोल ही नहीं है, आपकी तो बहुत भिन्नताएं हैं भौगोलिक, लेकिन भौगोलिक भिन्नताएं होते हुए भी हजारों साल पहले हमारे जो एहसास थे, हमारी जो सोच थी, उस सोच में हमारी एक एंटिटी थी, एक एकता की, एक सर्वांगीणता की भावना बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ विद्यमान थी। और एक बहुत प्रसिद्ध और मुझे भी बहुत पसंद है राम का दोहा, वो मैं फिर कोट करना चाहूंगी वाल्मीकि रामायण से। नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण, जननी, आगे आपको आता है सबको, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सोने की लंका में जाकर राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये सोने से बनी हुई लंका भी मुझे आकर्षित नहीं, मुझे भाती नहीं है, जिसको हम कहते हैं भाती नहीं है ये मुझे। क्यों? क्योंकि जननी और जन्मभूमि, हमारी माँ और जो हमारी जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। किसी भी राष्ट्र की इससे सुंदर कोई व्याख्या नहीं हो सकती। जो हमारे मिथ में, जिसे मिथ कहा जाता है, जिसे पुराण कहा जाता है, जिसे महाकाव्य का काल कहा जाता है, उसमें हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को परिभाषित करने की कोशिश की है। अब ये जो एक बड़ी डिबेट उस जमाने में हिंदुस्तान में और पूरे यूरोप में चली कि हिंदुस्तान क्षेत्रीय राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भाषाएं बहुत सारी है, संस्कृतियां बहुत सारी है। भाषा की तो आप जानते ही हो, ये कह देते हैं कि कोस कोस पे क्या बदलता है, 12 कोस पे बदलती है। तो इतनी सारी भाषाओं वाला कैसे हो सकता है कोई एक देश, इतनी संस्कृतियों वाला कैसे हो सकता है। यहाँ तो जलवायु और भूगोल ऐसा है कि एक जना चावल खाता है तो दूसरा जानते ही नहीं, चावल उसके त्योहार पे बनते हैं। एक दिन भर रोटियां तोड़ता है तो दूसरा रोटी खाता ही नहीं है, चावल खाता है। एक ड्रेस ऐसा है जिसमें घाघरा नुमा लपेट लेते हैं, एक ड्रेस ऐसा है दक्षिण में आप देखोगे तो पूरा साड़ी को ही धोती की तरह पहनते, कहते ही धोती है।
तो भाषा अलग, संस्कृति अलग, रिवाज अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, धर्म अलग, धर्म की दृष्टि से आप देखें तो कोई आर पार ही नहीं है। तो ये सब चीजें देखकर अंग्रेजों ने कहा कि ये देश राष्ट्र नहीं हो सकता। लेकिन मैं तमाम युवा पीढ़ी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान जिस मिट्टी से बना है, हिंदुस्तान की जो फितरत है, हिंदुस्तान जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, वह हिंदुस्तानी इसलिए है कि उसमें विविधता है। इस विविधता से ही हम बने हैं। आप सुनते हैं, इकबाल का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उस शेर के थ्रू उन्होंने जो मैसेज दिया आप सब जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी, कि हिंदुस्तान में प्राचीन काल से कई जातियां आई, जिसमें आप निग्रो को ले सकते हैं, ऑस्ट्राइड हैं, द्रविड़ हैं, आर्य हैं, शक हैं, हूण हैं, कुषाण हैं, यूची हैं, बाद में तुर्क हैं, मुसलमान आते आते या मुगल आते आते थोड़ा लेटर पीरियड हो जाता है। इतनी सारी जातियां हमारे यहाँ आई और हम कहते हैं हमारी जाति व्यवस्था बहुत सख्त है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि इतनी सख्त जाति व्यवस्था में ये सारी जातियां इस तरह से समावित हो गई कि आज हम कोई नहीं जानते। हम और आप नहीं बता सकते कि आप शक थे, हूण थे, कुषाण थे, द्रविड़ थे, कहाँ से आए, कहाँ गए। तो ये जो इसकी फितरत है इसकी मिट्टी की, जिसमें विविधता है, और विविधता के साथ दूसरी चीज है इसकी ग्रहणशीलता, इसकी सहनशीलता, इसका सामंजस्यशील होना, इसका समावेशी होना, जिसे यूरोप हमारी कमजोरी समझ रहा था। दरअसल हम दुनिया के इसीलिए अनोखे देश हैं कि ये हमारी ताकत है, इससे हम बने हैं, इसलिए हमने जो भी आया उसको अपने आप में समाहित कर लिया। इसीलिए जब लोकतंत्र आया, दूसरी चीज समझने की यह है कि आगे चलकर लोकतंत्र और राष्ट्रवाद एक चीज हो गए। वो राष्ट्र ज्यादा बेहतर माना गया जो लोकतांत्रिक है। तो आप देखिए, यूरोप कहता है कि लोकतंत्र भी होगा, राष्ट्रवाद भी होगा, लेकिन भारत लोकतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन हमने जिन परिस्थितियों में, जिन विकट परिस्थितियों में हमारे पुरखों ने लोकतंत्र को अंगीकार किया, वे परिस्थितियां वे ही थे जो यूरोप वाले कह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद हमारा जो लोकतंत्र है, उसने लोकतंत्र को असली मायने में हिंदुस्तान की 33 करोड़ जनता के अशिक्षित होते हुए भी इसीलिए अंगीकार और स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारी संस्कृति में विमत को स्वीकार करने की, दूसरे के मत को स्वीकार करने की बहुत बड़ी ताकत हमारी रगों में छुपी हुई थी। आप जानते हैं, वैष्णव धर्म है, शाक्त धर्म है, लोकायत है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है। हमारा जो सारे धर्म हैं, वे धर्म कोई ऐसा नहीं है उनमें भी आपस में मतभेद रहे। आप जानते हैं, बौद्ध धर्म में बहुत प्रखर विरोध हुआ ब्राह्मणवाद का, लेकिन हम सब साथ में जिंदा रहे। वो ईश्वर को मानते ही नहीं है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हम कहते हैं हम ईश्वर को मानते हैं। हमारे यहाँ नास्तिक भी चलेगा, आस्तिक भी चलेगा, भैरव जी को मानने वाला भी चलेगा, शिव जी को मानने वाला भी चलेगा, देवी जी को मानने वाला। हमारे यहाँ सब कुछ है। हम उस तरह के धर्म नहीं है जैसे इस्लाम है और ईसाई है, जिसकी एक किताब है, एक देवता है, एक पैगंबर। नहीं, हमारे यहाँ जो मर्जी है, आप गीता पढ़ो, आप भागवत पढ़ो, आप रामायण पढ़ो, आप महाभारत पढ़ो, आप पुराण पढ़ो, और आप कुछ भी मत पढ़ो, तो भी आप हिंदू। क्योंकि हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू सबको साथ लेकर चलने की ताकत है, और यही हमारे होने का अर्थ है। इसी से हम राष्ट्र बने, बिना शिक्षा के, बिना उस तरह की पॉलिटिकल ट्रेनिंग के जिस तरह की यूरोप बात कर रहा था। हमारी भाषा, हो इतनी भाषाएं, लेकिन हमारे राष्ट्र होने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी बंगाल में चुनाव हुए, आपने देखे, सब बंगाली बोल रहे थे, ओशो जाई तो ओशो आई, तो हम सुन रहे थे, हम समझ रहे थे। तो ये जो हमारी ग्राह्यता है, ये जो हमारी विविधता है, ये जो हमारी संस्कृति में सबको, और जो जहां है वहां खुश है। दक्षिण का आप 4 मठ आप जानते हैं, मठ जब स्थापित किए शंकराचार्य ने, वो बहुत बड़े प्रतीक माने गए हमारी एकता के। अब दक्षिण का, अब उससे भी बड़ा उदाहरण मैं दूं, इतनी सारी बातें मुझे याद आ रही है मुझे, और टाइम का एक तलवार लटक रही है। आप देखो, रामायण कुछ दिन पहले सागर ने शुरू की थी, रामानंद सागर ने रामायण। राम एक हुए,
सीता एक हुई, पूरी कथा आपको पता है किस तरह से रावण एक हुआ। ये जो राम की कथा है इसके कम से कम 300 वर्जन है, 300 तरह की व्याख्याएं हैं। और एक रामायण ऐसी भी है जो सीता को राम की मां बताती है। ये क्या है? ये इस देश को तो आपको ऐसे सैल्यूट करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि इससे ज्यादा बेहतर लोकतंत्र, दूसरों को समाहित करना, दूसरे की बात को मानने का उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। वो आप देखिए, रामायण के 300 और बहुत सारे, कंबन की रामायण को रामानंद सागर ने लिया था। फादर कामिल बुल्के की एक पुस्तक है, उसको आपको पढ़ना चाहिए जिनकी पढ़ने लिखने में रुचि है, राम कथा। उसमें ये सब चीजें हैं और बहुत अच्छे से जितनी हिंदुस्तान की जितनी संस्कृतियां हैं, जितने तरह की सोच है, यानी कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि सद एक एकम और विप्र बहुधा वदंती, ऐसा कुछ है संस्कृत में। मतलब सत्य तो एक ही है, ये हम मानते हैं। विद्वान अलग अलग तरीके से कहते हैं। आप अगर अलग तरीके से कह रहे हो तो मुझे एतराज नहीं है, भैया आप भी विद्वान हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो मुझे मानने का हक है, वो जो मान रहा है वो उसे मानने का हक है। तो ये जो हिंदुस्तान की समावेशी संस्कृति है, ये जो हिंदुस्तान की फितरत में, मिट्टी में सहनशीलता, सहिष्णुता है, यह सहिष्णुता ही वह ताकत थी जिसने बिना किसी ट्रेनिंग के और इतनी सारी विविधताओं, इतनी सारी भाषाओं, संस्कृतियों, तमाम तरह की विरोधाभासी चीजों के बावजूद हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाया। 11:23 हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कितना टाइम बचता है? 10 मिनट बचते हैं। तो अब मुझे लगता है मेरी बात मुझे खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब हमारा था, हमारे अंदर था, इसलिए हमको राष्ट्र बनाने के लिए कोई अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ी। हाँ ठीक है, मध्यकाल में हमारे यहाँ भी, जैसे दुनिया में सब जगह सुस्तीवाड़ा आया था, हमारे यहाँ भी एक सुस्तीवाड़ा आया था। हालांकि हमारा भक्ति आंदोलन सुस्तीवाड़े का नहीं, जीवंतता का प्रतीक है। लेकिन उस एक अंधेरे युग तो मैं उसको नहीं कहूंगी, पर वो जो एक शिथिलता का और ठहराव का युग है, उससे निकलने के लिए अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद उन्होंने जो हमें लताड़ लगाई, जिस तरह से हमको उन्होंने गरियाया, तो हमने अपने अतीत को देखने की कोशिश की और उनमें से उन सब तमाम तत्वों को ढूंढकर इकट्ठा करके एक बेहतरीन जवाब पश्चिम के सामने उपस्थित किया। और फिर बाद में अपना स्वतंत्रता आंदोलन लड़कर और फिर एक लोकतांत्रिक भारत की स्थापना करके, जब सारी दक्षिण एशिया में कहीं लोकतंत्र जिंदा नहीं रहा, तब हिंदुस्तान में लोकतंत्र, तमाम अशिक्षित जनता ने बहुत होशियारी, बहुत समझदारी से इसको जिंदा रखा, बढ़ाया, आगे चलाया। और जिस स्थिति में हम, जिस हैसियत में आज हम हैं, उसकी वजह हमारी संस्कृति है। हमने नई चीजों को, पुरानी चीजों को मिलाकर एक बेहतरीन भारत बनाने की कोशिश की और उसमें हम बहुत एक हद तक कामयाब हुए। इसलिए मैं कहती हूँ, जो भी ये कोशिश करेगा हिंदू को एक धर्म बनाने की या हिंदुस्तान को एक धर्म पे चलाने की, वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी की फितरत ये है कि वे उसको स्वीकार नहीं कर सकती है। ये सब झंझावत आते रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन भारत, हम कहेंगे भारत अनश्वर है, जिसको हम कहते हैं सनातन है। लोग धर्म को सनातन कहते हैं, मैं कहती हूँ हिंदुस्तान सनातन है। उसको जिन्ना जैसे लोग आएंगे थोड़े मोड़े, वो बदलाव कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी जो फितरत है, जो बचा है, उसमें उसका वही है जो वो था। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू, शुक्रिया। और अब आप लोग की टिप्पणियां, प्रश्न आमंत्रित हैं, टाइम बहुत कम है, ये कट जाएगा तो आप फिक्र मत करना, हम जब भी मिलेंगे बात आगे बढ़ाएंगे। आप अपने सवाल और अपनी टिप्पणियां तैयार रखें और अब शुरू करें। जो नहीं बोल पाए वो आगे के लिए उसको रखें, अगली बातचीत में करेंगे। हाँ सर बोलिए। प्रणव जी, हेमलता, अनिल, रायना, भोलाराम, दीपेश। मैडम सवाल है मेरा एक। सब दिख रहे हैं मुझे सवाल। लम्हा। हाँ जी मैडम, मेरा एक सवाल नहीं है, मेरी तो क्यूरी है बस एक। हाँ हाँ बोलो। मार्क्स के बारे में बताते बताते आप एकदम से रुक गई थी, मतलब वो बात उधर चली गई। ये मार्क्सवादी या मार्क्स ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा, ये राष्ट्रवाद को कैसे लेते थे? जैसे आप बता रही थी ना एकदम से कि वो हाँ 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 हाँ। वो कहते थे कि
जी जी। हाँ, वो मैं इसलिए चली गई क्योंकि मैं मार्क्सवाद को बताती रहूंगी तो फिर अपना राष्ट्रवाद छूट जाएगा। वादी विचारधारा, कल पूरा एक लेक्चर उस पे हुआ था और उसमें बताया था कि किस तरह से मार्क्सवाद इतिहास की जो पूरे इतिहास की जो व्याख्या करता है प्राचीन काल से आदिकाल से, उसमें वो मैंने कल भी बताया था कि आदि काल है, आदिम साम्यवाद है, फिर सामंतवाद है, और जो फिर जिस फेज में कार्ल मार्क्स होता है वो पूंजीवाद की अवस्था है जिसमें पूंजीवाद विकसित हो रहा है। तो हम जानते हैं सामंतवादी, क्योंकि वो सब चीजों का बेस जो है वो अर्थ को मानते हैं, अर्थव्यवस्था को मानते हैं। जो इकोनॉमी है, जो उत्पादन के साधन है, उनका एक बड़ी थ्योरी है कि जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होगा उसका राज्य पर अधिकार होगा। तो ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो ये कहती है कि क्योंकि पूंजीवाद का जब विकास हुआ तो स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं, स्थानीय संस्कृतियां, स्थानीय सामाजिक संगठन बड़े सामाजिक संगठनों में, बड़े संगठनों में विलुप्त हो गए, मर्ज हो गए। जैसे पुराने जमाने में हाट लगता था, हाट आज की तारीख तो यह है कि सब कुछ खत्म है, लेकिन जिस तरह से कबायली राज्य होते थे, सामंतवादी व्यवस्था होती थी, सामंतवाद में छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयां होती थी और जो लोग रहते थे उनकी आस्था सामंतों के प्रति होती थी, फिर राजाओं के प्रति होती थी। तो मार्क्सवाद का ये कहना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था स्थानीय और सामंतवादी मोड से निकलकर राष्ट्रीय मोड में गई, वैसे ही उसके अनुरूप ही, क्योंकि ये राष्ट्रीय मोड में जाने का उपक्रम पूंजीवाद पर आधारित था, इसलिए राष्ट्रवाद भी पूंजीवाद की देन है। अच्छा जी मैडम। मैडम एक क्वेश्चन मेरा था। हाँ, ये मार्क्सवाद और साम्यवाद अलग अलग विचारधारा है या फिर एक ही है? मार्क्सवाद और साम्यवाद, मार्क्सवाद जो है, कार्ल मार्क्स के नाम पर मार्क्सवाद है और उसी विचारधारा दी, जैसे हम कहते हैं ना कि गांधीवाद, तो गांधी ने जो विचारधारा दी वो गांधीवाद। फिर हम कहेंगे सत्य और अहिंसा, वो भी गांधीवाद की। तो जो साम्यवाद है वो कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की अगली जो प्रक्रिया, अगली जो स्टेज बताई है वो साम्यवाद बताई है। और वो साम्यवाद क्या है? साम्यवाद का मतलब सीधा सा है कि सारी दुनिया में एक राष्ट्र पे उन्होंने प्रयोग किया था, रूस पर। तो साम्यवाद वो स्थिति है जब सारी दुनिया में या जिस भी राष्ट्र में साम्यवाद स्थापित होता है वहां के उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का अधिकार न रहकर समाज का अधिकार होगा, यानी कि जो ताकत है राज्य की, उस ताकत पर किसी पूंजीवादी वर्ग का अधिकार नहीं होगा। और राष्ट्रवाद के बारे में कुछ सवाल हो तो? टाइम जा रहा है, खत्म होने वाला है शायद। राष्ट्रवाद के बारे में कुछ पूछना, बताना। आवाज? जी जी मैम, आवाज आ रही है। कुछ बोला और प्रीति? मजा आ गया। प्रीति ने कुछ बोला, कुछ बोल रही है प्रीति? आवाज नहीं आ रही है प्रीति, तुम्हारी कट कट के आ रही है। हाँ सर बोलिए। पहले प्रीति बात करें। सर उनकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है शायद, कल भी वही हो रहा था। अच्छा। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो राष्ट्रवाद है उसका जो एक बुनियादी जो उलझन है उसको आपने बहुत अच्छे से सुलझाया है, और शुरू और समापन में सबके लिए कहते, भारत में जो कहते एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, जो आप कह रही थी उसमें कई सवाल बने रहते हैं और बात कहने वाला बात कह देता। बहुत बार मंतव्य भी समझना भारी होता है। राष्ट्रवाद का मेरे ख्याल से बहुत सरल परसेप्शन जो आपने दिया, बहुत अच्छा दिया। और 2 लाइन जो है ना उसकी शायद रघुवीर उनकी है,
कि राष्ट्रवाद में भला कौन भारत भाग विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हरचरना गाता है। तो मुझे लगता है यही वो तत्व है जिसके गुण हरचरना गा रहा है या जुड़ा हुआ है, या अगर इसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखें तो भी बहुत सी बातें मिल जाएंगी। और एक बात पर मुझे लगता, जो हमारे जुड़े हुए इसमें शोधार्थी और विद्यार्थी हैं, सब जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि मैम ने भी जो कहा वो इस पूरे मुद्दे पर एक कल्चर को समझने के लिए और नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को समझने के लिए कोहेन की बुक को भी पढ़ें, और दिनकर का जो मैंने कल नाम लिया बहुत सरल हिंदी में संस्कृत अध्याय, बहुत अच्छी किताब है। इसको पढ़ करके उनका जो विचार है वो धीरे धीरे मजबूत होगा और इच्छा शक्ति आगे बढ़ेगी, और फिर आप इस बात को समझ पाएंगे कि विचारधाराएं, जैसा मैडम ने कहा कि यहाँ सबका स्वागत है, सभी लोग आते रहे, कुषाण हूण सब आए और सबको जगह मिलती रही। इसी तरीके से इतिहास लेखन की जो विभिन्न धाराएं हैं उन सबको यहाँ समान सम्मान प्राप्त होता रहा। एक गुरु की विचारधारा दूसरी है, किंतु उसके शिष्य ने दूसरी विचारधारा का पलवन किया तो भी उसका उसी तरह स्वागत किया गया जैसे अकादमिक दुनिया में होना चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले काफी समय से जैसा मैम कई बार कहती, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो भ्रम फैलाना शुरू किया है, जिसमें ना कोई एक्चुअल कोड होता है, ना कोई उसके खिलाफ उस तरह का IT एक्ट यूज करता है, कुछ भी लिख दिया जाए और भोले वाले विद्यार्थी वो मान बैठते हैं। तो स्वयं बहुत पढ़ने की जरूरत है, विशेष तौर से एक परंपरागत समावेशी समाज जब साइबर समाज में बदल रहा है तो युवा पीढ़ी को बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी उसके कंधे पर है कि वो उसी बात पर विचार करे, उसी बात को स्वीकार करे जिसके बारे में सपुष्ट उसने सतर्क पढ़ाई कर ली है और उसको पूरी जानकारी हो गई। और पूरा ज्ञान प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया, उसको ऐसे नहीं कह सकते कि हमने आज पढ़ा और कल खत्म हो गया। चिंतन और मनन दो बातें भी जुड़ी हैं, अध्ययन के साथ क्या जुड़ा है, चिंतन और मनन, जिसकी बहुत जरूरत है। और धीरे धीरे ये आप सबके सहयोग से जो हम लोगों ने ऑनलाइन मोड पकड़ा हुआ है ये बहुत अच्छे से चल रहा है। और भले ही ग्रीष्मावकाश आ जाएगा, मैम और हम लोग बात कर रहे थे, कल की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग रुक रुक के सही लेकिन ग्रीष्मावकाश में भी कुछ कक्षाएं चलाते रहें। और ये जो कोरोना काल है जिसमें बहुत ज्यादा हमारे साथ नकारात्मकता जुड़ती है, बहुत सी स्वजनों के बिछड़ने की खबरें मिलती हैं, बीमारी की खबरें मिलती हैं, तो मुझे लगता है उनसे ध्यान हटाने का अच्छा तरीका ये है कि हम 1-2 दिन कुछ पढ़ें और इसके बाद इस डिजिटल मंच से जुड़ करके अपनी बात को रखें। मैं एक बार मैम का फिर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कल बात में से इतनी अच्छी बात निकाली कि राष्ट्रवाद पर एक चर्चा हो जाती है, और बहुत अच्छी चर्चा हुई। और आगे प्रतिभागी में से जो भी जुड़े हैं, अभी 15 लोग इसमें दिख रहे हैं जुड़े हुए, जो भी कुछ कहना चाहता है। सर मेरा ये है कि एक तो अपन इस पे एक और परिचर्चा रखें, आप इतिहास वो मार्क्सवादी लेखन पर, वो एक अपने आप में एक वार्ता मांगता है, एक व्याख्यान मांगता है, क्योंकि वो इतिहास लेखन की परंपरा में हम मार्क्सवादी विचारधारा पर ज्यादा बात नहीं कर पाए थे। तो ये हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा आज भी जैसे हमारे भारतीय राष्ट्रवाद पर कम चर्चा हुई, तो एक और इतिहास लेखन की जब आप बात करें मार्क्सवाद की, तो उसमें पहले मार्क्सवाद ठीक से उसकी बात हो जाए। जी बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या है ना, इतना सारा काम है इन लोगों का कि सबको 40 मिनट क्या, मुझे लगता है 4 लेक्चर में भी समेटना भारी पड़ेगा। हाँ सर, हाँ बहुत सर, सारा लिखा पड़ा गया है। हाँ है ना। तो ये बात सही है कि मार्क्सवाद पर और राष्ट्रवाद पर और चर्चा हो सकती है और आगे प्रयास रहेगा। और क्योंकि जो विभिन्न प्रतियोगी विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं और सबको अभी RPSC और इन सब की चिंता रहती है, RAS वगैरह की कंपटीशन की, तो मैं कहूंगा ऑब्जेक्टिविटी से इन किताबों में अगर थोड़ा बहुत आप देखते जाएंगे तो मिलता जाएगा। और हमने जब हम लेक्चर कोई तय करते हैं तो हम आमतौर से 3 सिलेबस जरूर देखते हैं। पहला MA प्रीवियस हिस्टोरियोग्राफी का, कि उसमें इस टॉपिक को कहाँ स्थान दिया गया है या नहीं। इसके बाद नेट का, और इसके बाद जो RPSC ने दिया है कॉलेज लेक्चर का, उसको भी देखते हैं, ताकि विद्यार्थियों को एक कॉमन टॉपिक दे सकें और सबका इंटरेस्ट बना रह सके।
और विशेष तौर से अनिल जुड़े हुए हैं, अनिल को मेरी आवाज पहुंच रही होगी, तो ये नए विद्यार्थियों को अभी से विटामिन दी जा रही है पढ़ने लिखने की, कि ये आगे, यस, इसमें इनको अभी से हम आपकी आवाज चाहते हैं कि इनका एक वैक्सीनेशन इस तरह का हो कि ये अच्छी किताबों को पढ़ें, अच्छी किताबों को पढ़ें और उस हिसाब से अपने को एक ऐसे शेप में डालें, इनका एक जो आकार इस तरह का बने जिसमें एक अकादमिक, हमेशा जो एकेडमिक सॉफ्टनेस है, एकेडमिक सॉफ्टनेस जरूर रहनी चाहिए। और कोई बोलना चाहते हैं बच्चों में से तो बोले, क्योंकि टाइम जा रहा है। और ये संस्कृति के 4 अध्याय अगर आप खरीद सकते हैं जरा सा भी कहीं भी अपने पर्सनल खर्चे में कटौती करके, तो इसको जरूर खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी किताब है। और कुछ? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, अब आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ जी सर और मैम, जो अभी कोरोना की वजह से जो नकारात्मकता फैली हुई है हमारे समाज में, तो हम झालावाड़ पीजी कॉलेज के शोधार्थियों और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक सकारात्मक पहलू है कोरोना काल का, कि आप लोगों से परिचर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है और आप लोगों के व्याख्यान हम लोगों को सुनने को मिल रहे हैं। तो इस काल का सबसे सकारात्मक पहलू हम लोगों के लिए ये है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर और मैम दोनों के लिए। अरे हम टीचर तो सभी हमेशा स्टूडेंट्स और पढ़ाने के शोधार्थियों की लिए तरफ से खड़े रहते हैं, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो हम क्यों नहीं। टीचर तो हमेशा देने के लिए ही होता है, पर हमको तो उपयुक्त पात्र भी चाहिए लेने वाला। अच्छी बात है आप ले रहे हैं। आप चाहेंगे जो अभी बच्चे हैं तो ही गर्मी में क्लास होगी, आपका इंटरेस्ट है तो बताएं, क्योंकि अब छुट्टियां लगने वाली हैं। बिल्कुल मैम, चाहते हैं कि हम जितना भी सुनते हैं मैम, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है इससे। चैट बॉक्स में आप डाल दें कि यस और नो, तो हमको थोड़ा आइडिया आ जाए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पे बोझ लगे। बस थोड़ा मैम टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम, टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये जो हाँ, थोड़ा सा 11-12 बजे तक का टाइम थोड़ा बिजी रहता है। 12 बजे के बाद का जो टाइम है ना वो सिर्फ आज का है। प्रणव जी की कोई व्यस्तताएं हैं, उनको और मीटिंग में जाना है, इसलिए जी वैसे 4:30 है। जी सर नमस्ते मैम। कल से वापस 4:30 से क्लास होगी। ठीक सर। मैम बहुत ही अच्छा विषय। और हम लोग तो जैसे जो प्रीति मैम ने कहा वही बात मैं कहना चाहूंगी दोबारा, कि जो है हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम लोग तो स्कॉलर्स हैं, हमें कहाँ आपकी क्लास जो है अटेंड करने का इस तरह मौका मिलता। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें अपने दो गुरुजनों के जो है मुख से बहुत ही अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चाएं हमें